नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम जो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन है वो देखेंगे। और ये आपका 2022 का जो है आपका शिफ्ट नंबर 2, कौन सी शिफ्ट है? शिफ्ट नंबर 2 है, उसका पेपर है। क्योंकि उस टाइम जो है 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और मैंने खुद ने ये शिफ्ट जो है एग्जाम दिया था इसी शिफ्ट में, और सबसे हार्ड शिफ्ट मानी गई थी। जो 4 शिफ्ट हुई थी ना, उसमें सबसे हार्ड इसी शिफ्ट को माना गया था। ठीक है, वो अब आप क्वेश्चन देखोगे तब पता भी चल जाएगा। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है ये, तो दोनों वाले जो है इसको देख सकते हैं। और मेरे इसमें 121.72 नंबर बने थे। ठीक है, अब पॉइंट में 72 कैसे आए? नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं। तो मैं बता दूं कि जो है 4 शिफ्ट में नंबर जो है एग्जाम होने के कारण नॉर्मलाइजेशन हुआ, जिसमें जो है मेरे 0.72 नंबर बढ़ गए थे। ठीक है, 121 थे और 0.72 बढ़ गए। और मैंने ये एग्जाम जो है बिना तैयारी के दिया था, क्योंकि मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा था और फिलहाल मैं सेकंड ग्रेड ही टीचर हूं। ठीक है, थर्ड ग्रेड में भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था साइंस मैथ से। ठीक है, और फिर वर्तमान में जो है मैं सेकंड ग्रेड के पद पर कार्यरत हूं। आज का पहला क्वेश्चन है इस पेपर का कि विकास का कौन सा आयाम नाम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ है? तो जैसे आप नोम चॉम्स्की का नाम देखें तो ध्यान रखना उत्तर आ जाएगा भाषा विकास। क्या आ जाएगा? भाषा विकास। तो भाषा विकास उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो विकास का कौन सा आयाम नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित होता है? तो उत्तर होगा आपका भाषा विकास। भाषा विकास है वो नोम चॉम्स्की के सिद्धांतों से जो है प्रभावित है। अब एक जो शब्द है वो और ध्यान रखना, आपको पता है जीवा स्टडी पर सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर उत्तर नहीं करवाए जाते, सब कुछ डिटेल से जो है बताया जाता है। एक होता है एलएडी तत्व। कौन सा तत्व है? एलएडी तत्व। ये तत्व भी किसने दिया? जो है चॉम्स्की ने दिया। अब एलएडी तत्व होता क्या है? तो ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका लैंग्वेज, हिंदी में लिख देता हूं, लैंग्वेज एक्यूजेशन, लैंग्वेज एक्यूजेशन डिवाइस। क्या होता है? लैंग्वेज एक्यूजेशन डिवाइस। फुल फॉर्म है इसकी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ध्यान रखना एक बात और मैं बता दूं, भाषा अधिग्रहण तंत्र भी कह सकते हो आप इसको। तो जो एलएडी तत्व है जिसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, वो भी किसके द्वारा दिया गया? नोम चॉम्स्की। देखो लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? भाषा, और भाषा नाम आते ही आपको क्या करना है? चॉम्स्की। और चॉम्स्की नाम आते ही क्या करना है? भाषा। तो इसका उत्तर तो भाषा विकास हो जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी चीज ध्यान रखनी है कि एलएडी तत्व लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो जो है किसने दिया? तो वो भी नोम चॉम्स्की ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। बात यह कि उस टाइम जो है इस पेपर को सबसे हार्ड माना गया था। अब देखो आगे क्वेश्चन देखेंगे तो और पता चलेगा। स्वभाव में व्यक्तिगत विभिन्नताएं आधारभूत रूप से डैश होती है। जब अपने स्वभाव में कोई व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है वो आधारभूत रूप से क्या होती है? क्या वो सांस्कृतिक होती है? बिल्कुल नहीं। क्या वो अधिगमित होती है? बिल्कुल नहीं। अधिग्रहित होती है। अधिग्रहित का मतलब जो है अर्जित करना, मतलब बाद में अर्जित होती है? बिल्कुल नहीं। नाम से पता चल रहा है। और मैं आपको कई बार जो है क्लासेस में बता चुका कि साइकोलॉजी के 3, 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो सिर्फ आप पर्सन को पढ़कर और जो ऑप्शन को पढ़कर उनको मैच करके ही कर सकते हो। जैसे यहां पर बात आ रही है स्वभाव की। क्या हो रही है? स्वभाव। स्वभाव मतलब स्वाभाविक, जो आपके जन्म से स्वाभाविक हैं। तो स्वभाव क्या होता है? जन्मजात। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, जन्मजात। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना सीखें, तभी आप जो है लीड कर पाएंगे। ये तो फिर भी पात्रता है। आगे जो मेन एग्जाम आने वाला है, संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम आने वाला है, उसमें ये चीजें तो आपको लाखों लोगों से आगे करेगी कि यहाँ स्वभाव नाम आ रहा है। स्वाभाविक मतलब अर्जित तो नहीं कर सकते। स्वाभाविक होती है जन्मजात की, ये मेरा स्वाभाविक गुण है। स्वाभाविक गुण का मतलब होता है जन्मजात गुण। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जन्मजात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है किसने जो है व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? इसको सबसे हार्ड क्यों माना गया था पता है क्या? अब आगे आप जितने भी क्वेश्चन देखोगे उसमें ज्यादातर में नहीं वाले सिस्टम है। और इस नहीं वाले के कारण जो है सबसे कम स्कोर इसी जो है एग्जाम जो ये सेकंड शिफ्ट हुई थी ना इसमें बना था। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो है साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन सेम सिलेबस के दोनों तरफ आते हैं। तो देखो किसने व्यक्तित्व के किसी भी सिद्धांत का प्रतिपादन जो है नहीं किया? देखो बीएफ स्किनर। क्या इसने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि इन्होंने अधिगम सिद्धांत दिया। कौन सा? अधिगम। और स्किनर का है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और ये किसका सिद्धांत है आपका? अधिगम का सिद्धांत। किसका है? अधिगम का सिद्धांत। तो उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि जो है व्यक्तित्व का जो है सिद्धांत स्किनर ने नहीं दिया, क्योंकि स्किनर ने दिया आपका अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, और यह सिद्धांत आपका पुनर्बलन पर आधारित था। किस पर आधारित है? जो है पुनर्बलन पर आधारित। एक मिनट,
ये आपका जो है पुनर्बलन पर आधारित सिद्धांत था, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुनर्बलन पर जो है आधारित सिद्धांत कौन सा है आपका? पुनर्बलन पर आधारित सिद्धांत। तो पुनर्बलन पर जो आधारित सिद्धांत है वह क्रिया प्रसूत सिद्धांत बीएफ स्किनर का। बाकी सिगमंड फ्राइड ने जो है व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया, जिसको कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है। रेमंड बी कैटल, आर बी कैटल, इन्होंने दिए थे जो है व्यक्तित्व का 16 पीएफ प्रश्नावली। 16 पीएफ प्रश्नावली, P4 होती है पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व है, 16 पीएफ प्रश्नावली दी थी इन्होंने, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये भी व्यक्तित्व का सिद्धांत है, 16 पीएफ प्रश्नावली। गोल्डन ऑलपोर्ट, अभी थोड़ा सा इनको हटा देता हूं, ये उत्तर तो हो गया। गोल्डन जो ऑलपोर्ट है या आलपोर्ट है, इन्होंने दिया था व्यक्तित्व का विशेष उपागम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? विशेष उपागम सिद्धांत। और विशेष उपागम सिद्धांत में इन्होंने 3 प्रकार के जो है गुण बताए। पहले होते हैं आपके जो है प्रधान गुण। कौन से गुण? जो है आपके प्रधान गुण। प्रधान गुण होते हैं जैसे गांधी जी में अहिंसा का हो, ठीक है, गांधी जी में सत्यवाद, सत्य का गुण होता है, वो होता है प्रधान गुण। दूसरे होते हैं गौण, नहीं सॉरी, दूसरे होते हैं केंद्रीय गुण। केंद्रीय गुण कौन से होते हैं? जो अपन जो है क्या करते हैं, अपनी बायोडेटा में लिखते हैं, जैसे मैं मेहनती हूं, मैं वो जो है बहुत काम करता हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, ये सारे होते हैं केंद्रीय। और जो तीसरे होते हैं गौण। कौन से? शील गुण या उपागम गौण गुण। गौणशील गुण कौन से होते हैं? जो ज्यादा जो है अपने जिंदगी को प्रभावित नहीं करते, जैसे मुझे आम खाना पसंद है, तो ये होते हैं गौण। ठीक है। तो ये 3 प्रकार के किसने देते? ऑलपोर्ट ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्किनर, क्योंकि स्किनर ने जो है अधिगम का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हेनरी ए मूरे और क्रिस्टियाना डी मॉर्गन, तो इनको शॉर्ट में कहते हैं मूरे और मॉर्गन द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? मूरे और मॉर्गन के द्वारा कौन सा परीक्षण निर्मित किया गया? तो देखो इसका उत्तर होगा कथानक सह प्रत्यक्षण परीक्षण, और इसको इंग्लिश में कहते हैं थेमेटिक अप्रिसिएशन जो है टेस्ट, और इसको कहते हैं TAT। नाम आपको ध्यान रखना, TAT कथानक। इसको जो है अनेक अनेक नाम से जानते हैं। इसको विषय अंतर्बोध सिद्धांत, अंतर्बोध परीक्षण भी कहते हैं। विषय अंतर्बोध परीक्षण, नाम अलग अलग है, लेकिन इंग्लिश में नाम इसका सेम रहेगा। हिंदी में अलग अलग नाम हो सकते हैं। यहाँ इसको विषय अंतर्बोध परीक्षण भी कह सकते हैं, कथानक सह प्रत्यक्षण परीक्षण भी कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में जो है थेमेटिक अपेरिसिएशन टेस्ट TAT जो है इसको कहेंगे। और ये जो है मॉर्गन और मूरे ने दिया था। इस परीक्षण के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। ये 3 चरणों में होता है। ठीक है। कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में होता है। ठीक है। और व्यक्तित्व मापन का, ये किसका? व्यक्तित्व मापन का, व्यक्तित्व मापन का 3 चरणों में होता है। और इसमें होते हैं 30 कार्ड, 30 कार्ड प्लस 1 कार्ड। 30 कार्ड जो होते हैं ना आपके होते हैं चित्रित कार्ड। 30 कार्ड पर चित्रित मतलब चित्र बने होते हैं, और 1 कार्ड क्या होता है? खाली। और टोटल कार्ड कितने होते हैं इसमें? 31। 30 तो जो है चित्रित और 1 जो है खाली, टोटल 31 कार्ड होते हैं। 3 चरणों में होता है ये। तो ये उत्तर हो जाएगा मॉर्गन व मूरे किसका? कथानक प्रत्यक्षण परीक्षण TAT का। वाक्य पूर्ति परीक्षण, इसका नाम ध्यान रखना, ये होता है पाइन व टेंडलर ने दिया था। ये 2 मनोवैज्ञानिक थे, पाइन व टेंडलर, उनका दिया हुआ है। 16 व्यक्तित्व आयाम अभी ऊपर पढ़कर आए हैं। 16 पीएफ प्रश्नावली ये दी थी कैटल ने। किसने? RB कैटल ने। फिर आता आपका चित्र कुंठा परीक्षण, ये भी आपका जो है व्यक्तित्व मापन का परीक्षण है। और जो चित्र कुंठा परीक्षण है ये दिया था रोजनविग ने। ठीक है। और ध्यान रखना जो ये TAT है ना, इसका भारतीय संस्करण किसने दिया? तो भारतीय संस्करण इसका दिया उमा चौधरी ने। ये नाम भी आपको ध्यान रखना है कि TAT का भारतीय संस्करण किसने दिया? तो उमा चौधरी ने दिया। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका। इसी बात पर आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करें। और जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, कहते ही ज्वाइन कर ले। और जो भी नॉन सब्सक्राइबर देख रहे हैं, वो जो लगभग 60 से 65% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फिर भी देखते हैं डेली, वो मेरे कहने पर एक बार सब्सक्राइब कर दें। इतने अच्छे तरीके से मैं आपको डिटेल से बताता हूं, और जैसे आप सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो और अच्छे से बताऊंगा। तो जो जरूर सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 6। छठा क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का सांस्कृतिक मुक्त अवाचिक परीक्षण है? कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है? तो देखो संस्कृति मुक्त का मतलब क्या होता है कि संस्कृति का प्रभाव ना पड़े, मतलब जो है अपने रहन सहन इनका जो है प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, प्रभाव नहीं पड़े। अवाचिक, देखो एक तो होता है वाचिक, वाचिक या इसको कहते हैं शाब्दिक, दूसरा नाम क्या होता है इसका शाब्दिक। जो वाचिक या शाब्दिक परीक्षण होता है ये किया जाता है पढ़े लिखे लोगों पर। किस पर?
पढ़े लिखे लोगों पर, ठीक है। और एक होता है अवाचिक, अवाचिक या अशाब्दिक भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, अवाचिक या अशाब्दिक। और ये किया जाता है आपका अनपढ़ लोगों पर, जो है असाक्षर लोगों पर किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर है अवाचिक मतलब असाक्षर लोगों पर किया जाता है। और संस्कृति मुक्त यानी कि संस्कृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका उत्तर होगा आपका स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ठीक है। स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस जो टेस्ट है वो संस्कृति मुक्त अवाचिक है, डायरेक्ट रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है। वेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी, वेसलर वयस्क बुद्धिमत्ता मापनी इसको कहते हैं VAIS, ठीक है। क्या कहते हैं, VAIS कहते हैं। और इसमें जो होते हैं 5 शाब्दिक होते हैं और 5 जो है क्रियात्मक जो होते हैं, इसमें 5 शाब्दिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण होते हैं इसमें, क्रियात्मक। तो ये तो वैसे भी नहीं है क्योंकि अपने को शाब्दिक अशाब्दिक पूछा है, ठीक है। अवाचिक या अशाब्दिक, वाचिक और शाब्दिक दोनों एक ही चीज होती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है बहुआयामी बुद्धिमत्ता के गार्डनर के सिद्धांत। गार्डनर का सिद्धांत जो है इसको कहते हैं बहुआयामी बुद्धिमत्ता का सिद्धांत, या इनको कहते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत। के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है। देखो जो गार्डनर है उन्होंने कितनी बताई, तो गार्डनर ने बताई 9 बुद्धिमत्ता। कितनी, 9। थोड़ा सा नाम लिख देता हूं मैं आपको 9 के। सबसे पहला है भाषाई बुद्धि, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाषाई बुद्धि, ठीक है। दूसरी जो अपनी है वो होती है आपकी तार्किक गणितीय बुद्धि। कौन सी होती है, तार्किक गणितीय बुद्धि। ये वैसे तो आप पढ़ लिए होंगे आपने। तो तीसरी जो होती है वो होती है स्थानिक बुद्धि। कौन सी बुद्धि, स्थानिक। और इसका दूसरा नाम है देशिक बुद्धि, ठीक है। डिटेल से अपन पहले जान चुके हैं इनको। चौथी जो आपकी है वो होती है शारीरिक गति की बुद्धि। कौन सी, शारीरिक गतिक बुद्धि, ठीक है। 5वीं यहां लिख देता हूं, 5वीं जो आपकी होती है सांगीतिक बुद्धि। संगीतकार होते हैं ना वो वाली बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि। 6ठी जो आपकी होती है वो होती है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। 7वीं जो आपकी होती है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। कौन सी, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, ठीक है। 8वीं आपकी होती है प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी, प्रकृतिवादी। और 9वीं होती है आपकी अस्तित्ववादी। कौन सी होती है, अस्तित्ववादी। तो यहां पूछा है कि कौन सी सुमेलित नहीं है, तो देखो अंतर्वैयक्तिक है, अंतःवैयक्तिक ये रही, तो ये तो है। प्राकृतिक है, ये रही प्राकृतिक, तो प्राकृतिक है। अस्तित्वकारी है, तो ये रही अस्तित्ववादी, तो ये भी है। तो कौन सी नहीं है, सामयिक। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे आप जो है इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है रचनात्मकता चिंतन के कौन से प्रकार से संबंधित है। अब कई स्टूडेंट जो है उनको ये पता है कि सृजनात्मकता किससे संबंधित है। तो देखो सृजनात्मकता होती है ना वो आपकी संबंधित होती है अपसारी चिंतन से। किससे, अपसारी बुद्धि या अपसारी चिंतन से, ठीक है। एक होती है बुद्धि, और जो बुद्धि है ना वो किससे संबंधित होती है, ये होती है अभिसारी चिंतन से। अगर आप अभिसारी चिंतन की बात करें तो हमेशा बुद्धि आएगी, और अगर आप अपसारी चिंतन की बात करें तो हमेशा सृजनात्मकता आएगी। और सृजनात्मकता को इंग्लिश में कहते हैं क्रिएटिविटी। और यहाँ रचनात्मकता नाम आने से आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन इंग्लिश में देखो क्रिएटिविटी। बस साइकोलॉजी में यही प्रॉब्लम है कि आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो इसके अलग अलग नाम मिल जाएंगे, एक ही शब्द को जो अलग अलग पेपर में अलग अलग नाम से लिखेंगे, लेकिन इंग्लिश में उनका नाम चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर बात हो रही है सृजनात्मकता की, तो सृजनात्मकता में कौन सा चिंतन होता है, अपसारी चिंतन। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखो ये 9वां क्वेश्चन आया था आपके, इसको आप डायरेक्ट लिखना है, आपको जो है याद रखना है डायरेक्ट कि मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है। मानसिक विमंदित पद को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया गया है, और इसका उत्तर जो है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बौद्धिक अयोग्यता, ठीक है। बौद्धिक अयोग्यता इंपॉर्टेंट बनता है, अलग से याद रख लेना, क्योंकि जो है सारे के सारे जो है लगते हैं कि उत्तर हो सकते हैं, लेकिन उत्तर होगा आपका बौद्धिक अयोग्यता। इसको जो है मानसिक विमंदित पद से प्रतिस्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्यक्तित्व की सैद्धांतिक अवधारणा के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। नहीं वाला बहुत आया था। देखो व्यक्तित्व स्थिर होता है, बिल्कुल ऐसा थोड़ी होता है कि आपका व्यक्तित्व आज कुछ और है कल कुछ और होगा। तो व्यक्तित्व क्या होता है, स्थिर होता है, बहुत लंबे समय तक स्थिर रहता है। हाँ चेंजेस होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो है मतलब एकदम ही बदल जाते हैं। तो व्यक्तित्व क्या होता है, स्थिर होता है, ध्यान रखना। तो जो स्थिर होता है, स्टेबल होता है, बिल्कुल। स्थायी और स्थिर तो वैसे एक ही प्रकार के वर्ड है, तो ये दोनों ही सही होंगे फिर।
अब बात आती है अनूठा और सामान्य। तो देखो व्यक्तित्व क्या होता है, यूनिक होता है। इंग्लिश वर्जन देखो यूनिक, यूनिक मतलब एक व्यक्ति का जो है दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, यूनिक होता है ना। अब मान लो कि आप खुद ही देख लो, आप खुद यूनिक हो ना अपने आप में, आप जैसा सेम टू सेम दूसरा हो सकता है कि हर चीज में, बिल्कुल नहीं। तो यूनिक होता है, यूनिक होता है लेकिन सामान्य नहीं होता। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य नहीं होता व्यक्तित्व। व्यक्तित्व क्या होता है, यूनिक होता है, स्टेबल होता है, स्थिर होता है और स्थायी होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन देखो, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को डैश कहा जाता है। पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो देखो सबसे पहले यहां नाम क्या आ रहा है, डिसकैलकुलिया। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रख लेना आप, यहां से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, नाम आ रहा है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, कैलकुलेशन मतलब गणना, तो इसे गणना संबंधी अक्षमता, गणना संबंधी अक्षमता। तो बोले कि गणना संबंधी अक्षमता होगी तो क्या होगा, डिसकैलकुलिया होगा। कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन करना, ठीक है। डिसग्राफिया या डिसग्रेफिया, तो डिसग्राफिया में क्या हो रहा है, ग्राफ। ग्राफ किससे बनाते हो आप, पेंसिल से मतलब बनाते हो, मतलब एक प्रकार से लिख भी तो लिख रहे हो ना, तो ये होती है लिखने संबंधी अक्षमता। लिखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं, डिसग्राफिया। जैसे आप ग्राफ बना रहे हो मतलब लिख रहे हो, तो लिखने की अक्षमता। डिसकैलकुलिया यानी कि गणना, गणना संबंधी अक्षमता। तो ये जो पढ़ने संबंधी अक्षमता है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया, ये होती है पढ़ने संबंधी, पढ़ने की अक्षमता। उत्तर क्या हो गया आपका, डिसलेक्सिया। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। डिसथाइमिया क्या है, डिसथाइमिया को भी आप ध्यान रखना, लगातार अवसादग्रस्त रहना, लगातार अवसादग्रस्त रहना जो है आपका क्या होता है, अवसादग्रस्त रहने का जो विकार होता है वो होता है आपका डिसथाइमिया। तो यहां पढ़ने संबंधी पूछा तो डिसलेक्सिया हो जाएगा, अगर गणना संबंधी पूछते तो डिसकैलकुलिया, अगर लिखने संबंधी पूछते तो डिसग्रेफिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12वां क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि न्यूनतम आधारभूत सुविधाओं से वंचित बालक को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जाता है। बात यहां पर जो है मानसिक रूप से या जो है किसी प्रकार से नहीं हो रही, बात हो रही है आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पाती। कोई बालक है बहुत गरीबी में रह रहा है तो उसको जो है आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही। न्यूनतम जो आधारभूत सुविधाएं होती है ना, शिक्षा वगैरह, चिकित्सा वगैरह, वो भी जो है वंचित हो रहा है, तो उसको कहते हैं प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। अपराधी बालक ऐसे कोई लेना देना नहीं है, विशिष्ट बालक नहीं है, पिछड़ा बालक नहीं है, क्योंकि विशिष्ट पिछड़े बालक बुद्धि आधारित होते हैं। लेकिन यहां पर बात बुद्धि की नहीं हो रही, यहां पर हो रही है आधारभूत सुविधाओं की। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकूल परिस्थितिग्रस्त बालक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये खुद जो है मैंने ये पेपर दिया था, हालांकि मैंने तैयारी जो है, ये पेपर हुआ था आपका 23 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में, और मैंने जो है 2022 में हुआ था ये, और मैंने 1 नवंबर 2021 से जो है सेकंड ग्रेड मैथ से तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और वर्तमान में मैं सेकंड ग्रेड मैथ से टीचर हूं, और मैंने जो है 3 टीचिंग एग्जाम 2021 में बीएड करके क्लियर किए हैं। साइंस मैथ में जो है मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ था 3rd ग्रेड में, और वो मैंने ज्वाइन नहीं की। सेकंड ग्रेड वर्तमान में कार्यरत हूं, और सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में इस जो वैकेंसी में होने के बाद में हुआ था, और वो मैंने जो है आगे जो है प्रोसेस नहीं करवाया। तो कुल मिला के आप मेरे से जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जो है कुसमायोजन का व्यवहारात्मक जो है लक्षण है, जो मतलब ऐसा लक्षण जो कुसमायोजन में आपके व्यवहार में दिखता हो। ठीक है, ये देखो कुसमायोजन के सारे लक्षण हैं, ठीक है, सारे के सारे लक्षण किसके हैं, कुसमायोजन के। लेकिन बात ये पूछ रहा है कि जो आपका व्यवहारात्मक है, मतलब व्यवहार में दिखता हो। ठीक है, व्यवहारात्मक क्या होता है, व्यवहार में जो लक्षण कौन सा दिखता है। तो क्या असुरक्षा आपके व्यवहार में दिखेगी, मानो कि आप असुरक्षित हो तो क्या आपके व्यवहार में दिखेगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो ये नहीं होगा। उदासीनता, उदासीनता आपके व्यवहार में नहीं दिखेगी, आपको देख के ऐसा लग सकता है कि आप उदास हो, लेकिन वो आपके व्यवहार से संबंधित नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। चिंता, चिंता और उदासीनता तो एक ही प्रकार की हो गई, तो ये भी जो है आपके व्यवहार से संबंधित नहीं है। तो व्यवहार से संबंधित क्या है, आक्रामकता। ठीक है, आक्रामकता, आक्रामकता क्या होती है, आप एकदम आक्रामक हो गए। ठीक है, कोई आके आपसे कोई बात पूछ रहा है और एकदम आक्रामक हो गए, आक्रामक मतलब उसके अंदर गिर रहे हो, तो आक्रामकता जो है वो आपका व्यवहारगत क्या है, लक्षण है। ठीक है, आक्रामकता क्या है, आपका व्यवहारगत लक्षण है। अगला क्वेश्चन, इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों के साथ कौन सी विधि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। यहाँ विशेष आवश्यकता वाले जो बालक है उनसे मतलब है जो शारीरिक या मानसिक रूप से जो है थोड़े से कमजोर हो, शारीरिक या मानसिक रूप से क्या हो, कमजोर हो, वो होते हैं विशेष आवश्यकता वाले बालक। तो उनसे संबंधित कौन सी चीज नहीं है, पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण,
विभिन्नीकरण का मतलब है हर जो है बच्चे के लेवल के लिए अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम विकसित करना, तो ये तो उनके जो है क्या है प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। फिर खेल कूद व अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों का विकास। देखो खेल कूद शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो है या फिर जो है शारीरिक रूप से जो है विकलांग व्यक्ति जो है नहीं खेल पाएगा। अतिरिक्त पाठ्यक्रम मतलब जो आप पाठ्यक्रम पढ़ रहे हो उसके भी अतिरिक्त पाठ्यक्रम, तो एक्स्ट्रा जो पाठ्यक्रम है वो भी नहीं पढ़ पाएगा क्योंकि वो जो पहले से वही नहीं पढ़ा जा रहा उससे, तो यही उत्तर हो जाएगा, ये इससे संबंधित नहीं है। फिर भिन्न शिक्षण विधियां, तो बिल्कुल हर व्यक्ति के लिए भिन्न शिक्षण विधियां होनी चाहिए, जो कमजोर है उनके लिए अलग, जो थोड़े से अच्छे हैं उनके लिए अलग। फिर विशेष गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण, हाँ ये बिल्कुल सही है। जब बालक जो है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर है तो उनको कुछ विशेष गतिविधियां सिखा दो, ठीक है, किसी को पेंटिंग सिखा दी, किसी को जो है आप अदर कुछ सिखा रहे हो ताकि उनके भविष्य में काम आए, तो ये सही है। तो कौन सा संबंधित नहीं है आपका? ऑप्शन नंबर बी संबंधित नहीं है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15। 15वां क्वेश्चन बोल रहा है इवान पावलोव द्वारा प्रतिपादित शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत अधिगम को निम्न के द्वारा समझाता है। तो जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो अधिगम को किस प्रकार से समझाता है? तो देखो पुनर्बलन का अभी स्टार्टिंग में चर्चा की थी, कौन सा सिद्धांत समझाता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत। पुनर्बलन को कौन सा सिद्धांत सिखाता है? क्रिया प्रसूत। और ये किसने दिया था? स्किनर ने, ठीक है, स्किनर। अनुकरण को जो है सिखाता है आपका सामाजिक विकास या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये अनुकरण पर आधारित है, मॉडलिंग पर, और ये दिया था आपका बांडुरा ने। किसने? बांडुरा ने। फिर अंतर्दृष्टि, ये जो है आपका सूझ का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत। और ये आपका दिया था कोहलर ने। किसने? कोहलर ने। तो अब बचा कौन? साहचर्यता, ठीक है। जो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो साहचर्यता द्वारा अधिगम को समझाता है। पुनर्बलन द्वारा कौन जो समझाता है? क्रिया प्रसूत सिद्धांत जो स्किनर ने दिया। अनुकरण द्वारा कौन समझाता है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो बांडुरा ने दिया। और अंतर्दृष्टि द्वारा कौन समझाता है? सूझ का सिद्धांत। और सूझ का सिद्धांत किसने दिया? कोहलर ने। ये कोहलर नाम है, ठीक है, कोहलर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो अपन बात कर चुके हैं, अगर क्योंकि आप जो है बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, आपने एक बात देखी होगी। और इस बार देखो एक बार और ध्यान रखना, जो बीएड जो है 4 साल वाले, बीएससी बीएड बीए बीएड 4 साल वाले और बीएड दोनों साल और बीएसटीसी दोनों साल वाले जो है योग्य माने जाएंगे पात्रता के लिए। तो देखो कौन सी जो है बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? तो आपको पता है परिपक्वता के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसको अधिगम नहीं कहते, तो यहाँ पर नहीं पूछा तो उत्तर हो जाएगा परिपक्वता। परिपक्वता का जो है अधिगम प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। प्रतिबिंबन, बिल्कुल आप कोई चीजों का जो है ऐसे इमेजिन कर रहे हो, प्रतिबिंबन बना रहे हो, ठीक है, कल्पना कर रहे हो, तर्क कर रहे हो, वो सारा अधिगम की प्रक्रिया है। लेकिन परिपक्वता के कारण व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं होता, तो नहीं पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17वां क्वेश्चन बोल रहा है अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई या प्रस्तावित की गई? अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा इंपॉर्टेंट बनता है, अलग से नोट कर लेना। तो अधिगम में पुरस्कार व दंड की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बीएफ स्किनर, ठीक है। और इन्होंने जो है ये पुरस्कार और दंड की अवधारणा है, इसको नाम दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट, देखो ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो है नाम दिया। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कई बार कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग किससे संबंधित है? तो बीएफ स्किनर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। 18वां क्वेश्चन बोल रहा है अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिल्कुल। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होते हैं, बिल्कुल। अधिगम स्थायी परिवर्तन होता है, बिल्कुल। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल। जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छे से सीखोगे। अधिगम मतलब होता है सीखना। फिर अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया है, बिल्कुल नहीं। अधिगम एक जो है सीखने की प्रक्रिया, और सीखना मतलब अर्जित करना, तो ये एक अर्जित प्रक्रिया है, जन्मजात नहीं है। जन्मजात हो गया कि आप जैसे पैदा हो रहे हो सब कुछ सीख के आ रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 19वां बोल रहा है शिक्षा के अवधारणा मानचित्रण। ये जो है आपका जो है पेडागोजी जो आपका शिक्षा शास्त्र है वहां से क्वेश्चन है कि शिक्षा में अवधारणा मानचित्रण किसके द्वारा सुझावित किया गया? तो देखो अवधारणा मानचित्र आपका जो है जोसेफ डी नोवाक या जो है नोवेक भी कहते हैं इसको, तो जोसेफ डी नोवाक द्वारा जो है अवधारणा मानचित्रण जो है क्या किया गया? प्रस्तावित या सुझावित किया गया। इंपॉर्टेंट बनता है, अलग से याद रखना।
चोम्स्की के बारे में अपन जान चुके, चोम्स्की क्या है, भाषा संबंधित है, ठीक है। कार्ल जुंग जो है व्यक्तित्व के 2 वर्गीकरण करा इन्होंने, एक तो बहिर्मुखी और एक अंतर्मुखी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों पर आधारित नहीं है। तो देखो शिक्षण का उद्देश्यों पर आधारित जो है प्रकार दिया था B.S. ब्लूम ने। किसने? B.S. ब्लूम ने। और इन्होंने 3 प्रकार बताए थे, एक तो आपका संज्ञानात्मक शिक्षण, एक आपका भावात्मक शिक्षण और एक आपका हो गया मनोगत्यात्मक, जिसको इंग्लिश में ध्यान रखना है, तीसरे को साइकोमोटर कहते हैं, ठीक है। संज्ञानात्मक संज्ञान से संबंधित है, भावात्मक भावनाओं से और मनोगत्यात्मक शारीरिक गति से संबंधित है। तो कौन सा नहीं होगा? तो नहीं पूछा तो उत्तर हो जाएगा आपका वर्णनात्मक शिक्षण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21वां क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कि नैसर्गिक जो इनको पूरा जो है ना अच्छे से जो है देख लेना। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद रखने, क्या पता रिपीट हो जाए तो आपको थोड़ा सा फायदा हो जाए, और वैसे भी मैं डिटेल से आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर नैसर्गिकता से विचारों की सूची के एकत्रण के द्वारा विशिष्ट समस्या के समाधान की समूह रचनात्मक विधि को क्या कहा जाता है? तो इसका जो उत्तर माना गया मस्तिष्क विप्लव युक्ति। इसमें क्या होता है, कोई समस्या दी जाती है और आपको जो है आलोचनात्मक ढंग से, किस ढंग से? आलोचनात्मक ढंग से जो है इसका जो है हल करना है। तो यहाँ पर समस्या समाधान सोच के जो है समस्या समाधान युक्ति मत कर देना, ठीक है। उत्तर होगा इसका मस्तिष्क विप्लव युक्ति, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आलोचनात्मक ढंग से जो है मस्तिष्क का पूरा यूज लिया जाता है किसी समस्या को समाधान करने में। फिर एक कक्षा अधिगम में अभिप्रेरण की भूमिका किस प्रक्रिया से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है? अभिप्रेरण मतलब क्या हो गया? ये देखो मोटिवेशन, ठीक है। कुल मिला के जो है कई बार हिंदी के शब्द अपने को समझ में नहीं आते, अभिप्रेरण शब्द का अर्थ होता है मोटिवेशन। कुल मिला के ये बताने की कक्षा में हम जो है मोटिवेशन किस प्रकार से जो है प्रत्यक्ष रूप से हासिल कर सकते हैं। सबसे पहला प्रगति तथा जो है परिणाम का ज्ञान। तो प्रगति तथा परिणाम का ज्ञान, तो इससे जो है आंतरिक मोटिवेशन होता है कि अपने को जो है बहुत अच्छा करना है, अपने को जो है इस स्टूडेंट से आगे जाना है। तो ये जो है प्रगति और परिणाम का जो ज्ञान है, ये जो है आपका क्या करता है? मोटिवेट करता है, बिल्कुल करता है। फिर जो आता है आपका आकांक्षा स्तर। आकांक्षा स्तर मतलब आपका जो है कुछ इच्छाएं होती है कि मेरे को ये करना है, मेरे को क्लास में 1 नंबर आना है, तो ये भी आपको मोटिवेट करता है, तो बिल्कुल करता है। फिर प्रशंसा व आलोचना, तो ये भी आपको मोटिवेट करती है। प्रशंसा, कोई जो है आपको मतलब जो टीचर ये बोले कि यार वेरी गुड, तूने ये बहुत अच्छा किया, आप मान लो खड़े होकर कोई गणित का सवाल बताते हो और टीचर बोले कि वेरी गुड, तो प्रशंसा से आप मोटिवेट होंगे। आलोचना से कैसे होंगे? आलोचना से भी मोटिवेट होंगे। मान लो कि आप जो है लड़ाई झगड़े कर रहे हो, आपका जो है टीचर आपको 2 बातें सुना रहा है, तो उससे आपको जो बुरा लगेगा और आप अच्छी दिशा में जाओगे, तो वो भी एक जो है मोटिवेट टाइप का होता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अंतर्वैयक्तिक समायोजन। मतलब एक जो स्टूडेंट का दूसरे से समायोजन जो है ये किसी भी प्रकार से मोटिवेशन जो है नहीं देता, अभिप्रेरित नहीं करता। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23वां क्वेश्चन बोला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो किसके द्वारा जो है सुझाई गई? प्रोफेसर यशपाल द्वारा, ठीक है। इसके जो एनसीएफ है, ठीक है, इसका नाम होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ कहते हैं इसको। तो जो एनसीएफ 2005 है उसका मुख्य दर्शन क्या है? तो इसका मुख्य दर्शन है बिना बोझ के सीखना, बिना बोझ की शिक्षा भी कह सकते हो, या बिना बोझ के सीखना, और इसके अलावा करके सीखना। क्या? करके सीखना, ये भी जो है इसका मुख्य उद्देश्य है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। भले ही ये जो है ये चारों ऑप्शन पॉजिटिव है, लेकिन जो है मेन जो दर्शन था वो क्या था? बिना बोझ के सीखना। अगला क्वेश्चन मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24वां क्वेश्चन बोल रहा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मैंने बोला था ना सत्य नहीं वाला जो है बहुत ज्यादा आए थे, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? सबसे पहला 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बालक के निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, तो ये तो इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर है विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान, बिल्कुल इसकी जो धारा 21 है उसमें जो है विद्यालय प्रबंधन समिति का जो है क्या किया गया था? आपका जो है प्रावधान किया गया था। और वर्तमान में आप देखते हो ना एसएमसी देखते हो ना, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसको एसएमसी कहते हैं। आपके बैठक भी होती है, कई स्कूलों में कई में नहीं होती भी होगी, लेकिन हमारे जो है हर महीने में होती है, और ये लगभग हर महीने की अमावस्या को होती है। कब? हर महीने की अमावस्या को होती है ये, ठीक है। फिर प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना भी इसमें प्रावधान है, बिल्कुल। फिर अध्यापन के लिए जो प्रति सप्ताह न्यूनतम 60 घंटों का कार्य, तो ये नहीं है क्योंकि 45 घंटों का कार्य है। कितने घंटों का? 45 घंटों का। तो यहाँ नहीं पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25वां बोल रहा है शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के विकास में किसने योगदान नहीं दिया? तो देखो
जैसे क्रियात्मक अनुसंधान नाम आ जाए ना तो स्टीफन एम कोरे तो जो है आप आंख बंद के कर देना, क्योंकि ये तो जो है ना आपके जो है क्रियात्मक अनुसंधान में शामिल थे, ठीक है। बंकीगम भी थे, बिल्कुल। कर्ट लेविन थे, बिल्कुल। तो कौन नहीं थे? तो देखो इन दोनों में कंफ्यूज करने की कोशिश की गई कि स्टीफन एम कोरे होंगे या स्टीफन एम कोवे होंगे, तो उत्तर होगा स्टीफन एम कोवे। स्टीफन ओम कोवे हैं, उनका कोई भी योगदान जो है क्रियात्मक अनुसंधान में नहीं है। कर्ट लेविन ने जो है क्रियात्मक अनुसंधान जो शब्द है ना, क्रियात्मक अनुसंधान शब्द जो है पहली बार दिया। किसने पहली बार किसने दिया? कर्ट लेविन ने। और शिक्षा के क्षेत्र में पहली बार किसने दिया? तो स्टीफन एम कोरे ने दिया। तो स्टीफन एम कोवे जो है इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षा मनोविज्ञान में किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? किस स्तर के मापन का न्यूनतम प्रयोग किया जाता है? तो देखो सबसे पहले होता है जो आपका न्यूनतम जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है नामिक मापनी का। किसका? नामिक का। और अधिकतम जो है प्रयोग किसका किया जाता है? अधिकतम प्रयोग इसका किया जाता है। और ये क्या होती है? आपकी सर्वश्रेष्ठ मापनी होती है। तो सर्वश्रेष्ठ मापनी का भी ध्यान रखना। अधिगम की सर्वश्रेष्ठ मापनी कौन सी होती है? आपकी अनुपातिक मापनी। और सबसे जो न्यूनतम प्रयोग किसका किया जाता है? नामिक मापनी का। तो उत्तर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नामिक मापनी का जो है सबसे कम प्रयोग किया जाता है और अनुपातिक मापनी का जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, और ये सर्वश्रेष्ठ मापनी होती है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बात हो रही है बाल विकास के सिद्धांत। तो जीन पियाजे ने कौन सा दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। एल्बर्ट बांडुरा ने दिया था सामाजिक विकास अधिगम, जो अधिगम विकास का सिद्धांत, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत। लेव वाइगोत्स्की ने दिया था भाषा विकास का सिद्धांत, ठीक है। एक भाषा से संबंधित वैज्ञानिक अपन पढ़ कर आए हैं, ठीक है, ऊपर ही ये दिया था भाषा विकास का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने किसी भी प्रकार का जो है सिद्धांत नहीं दिया था बाल विकास का, और ये एक मानवतावादी वैज्ञानिक है। कौन सा? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक है, ध्यान रखना। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इन्होंने अधिगम का कोई भी सिद्धांत नहीं दिया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 28, अनुवांशिकता की भूमिका के अध्ययन के लिए कौन सी विधि वैध नहीं है? ठीक है, बात हो रही है अनुवांशिकता की, मतलब जीन की जो है मतलब एक जो आपका पीढ़ी होती है उससे दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो सबसे पहले जुड़वा बच्चों का अध्ययन, तो जुड़वा बच्चों का अध्ययन करने से हम अनुवांशिकता का पता लगा सकते हैं, बिल्कुल। अभिभावक बालक विश्लेषण, बिल्कुल, अभिभावक जैसा बालक में क्या गुण आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे, तो उससे भी हम क्या जो है अनुवांशिकता का जो है पता लगा सकते हैं, अनुवांशिकता का अध्ययन कर सकते हैं। फिर दत्तक ग्रहण अध्ययन, दत्तक ग्रहण का मतलब आप जो कोई बच्चे को गोद ले रहे हो और उसके बाद में जो आपका जो एक नई पीढ़ी चल रही है उसमें भी अनुवांशिकता का अध्ययन कर सकते हो। उत्तर क्या हो जाएगा? समवयस्क समूह अध्ययन। समवयस्क मतलब एक ही उम्र, एक ही आयु के जो है वयस्क, यानी कि एक ही आयु के जो है वयस्कों का अध्ययन करने से क्या अनुवांशिकता का पता चलता है? बिल्कुल नहीं चलता, ठीक है, बिल्कुल नहीं चलता। समवयस्क समूह अध्ययन से क्या पता चलेगा अनुवांशिकता का? अनुवांशिकता का तो क्या चलेगा, जो या तो माता पिता हो मतलब अभिभावक बालक में, या जुड़ा जो भाई हो, जुड़ा बच्चे उनमें, या फिर दत्तक ग्रहण अध्ययन। दत्तक ग्रहण अध्ययन की जो एक नई पीढ़ी की शुरुआत होती है, फिर जो है अनुवांशिकता किस हिसाब से काम करती है। तो ये सब जो है अनुवांशिकता अध्ययन की विधियां हैं। समवयस्क समूह अध्ययन का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर एक ये 29वां क्वेश्चन आया था, ये सबसे अलग ही आया था कि एक व्यक्ति की दिखाई देने वाली दैहिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक व्यक्ति में दिखाई देने वाली मनोवैज्ञानिक व दैहिक विशेषताओं को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? नोट कर लेना, इंपोर्टेंट है इसको। जो आपका जो दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता है उनको फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? फिनोटाइप। अब जो बचे हुए टाइप है इनको भी थोड़ा सा देख ले हैं। सबसे पहले प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप होता है समस्या से पहले मौजूद समाधान को कहते हैं प्रोटोटाइप। समाधान, कोई समस्या उससे पहले से, जो कोई समस्या आने वाली है उससे पहले ही अपने पास कोई मौजूद समाधान, उसको कहते हैं प्रोटोटाइप, ठीक है। दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को कहते हैं फिनोटाइप। फिर एक कार्योटाइप। कार्योटाइप होता है गुणसूत्र की संरचना व आकार का अध्ययन करना। संरचना व आकार का अध्ययन करना, आकार का अध्ययन करना, ये होता है आपका कार्योटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप आपका होता है जीवों का अनुवांशिक संगठन, जीवों का अनुवांशिक संगठन, जीवों का अनुवांशिक संगठन। तो यहां पर जो है फिनोटाइप हो जाएगा दैहिक और मनोवैज्ञानिक विशेषता। और आज जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका
किस परिक्षेप्य के अनुसार जो है बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है। बात हो रही है शरीर के अंदर की, ठीक है। किस परिक्षेप्य के अनुसार बाल विकास शरीर के अंदर एक विशिष्ट तथा पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है? तो देखो शरीर के अंदर की बात हो रही है तो सामाजिक हो नहीं सकता, वातावरणीय हो नहीं सकता, मनोवैज्ञानिक हो नहीं सकता, तो क्या होगा आपका जैविक, ठीक है। तो ये जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे, अच्छे से समझा दिए मैंने। जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।